हेलो स्टूडेंट क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास में आज जो दूसरा चैप्टर चल रहा है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो पिछला वीडियो जो था सामाजिक परिवर्तन का युग, और आज इसमें का दूसरा भाग है, पाठ अध्याय 2 का दूसरा भाग रूसी क्रांति। तो आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। तो जो रूस था, जितने भी यूरोप के जितने भी देश थे, उन औद्योगिक देशों में रूस जो था सबसे पिछड़ा हुआ था, यानी कि सबसे गरीब देश था। जो 1917 में अक्टूबर की क्रांति हुई थी रूस में जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी की अक्टूबर की क्रांति में जो सत्ता था वो निरंकुश राजतंत्र के हाथ से निकल गया। 1917 में सत्ता निरंकुश राजतंत्र के हाथ से निकल गया, और उस पर किसका शासन हो गया? समाजवादियों का। इसलिए जो शासन का सत्ता था वो किसके हाथ में चला गया? समाजवादियों के हाथ में चला गया। समाजवादी यानी कि समाज को ज़्यादा महत्व देने वाले, जो समाज के हित को ध्यान में रख, समाज हित वाले लोगों के कब्जे में चला गया, जो समाज का हित चाहते थे। तो 1917 में क्या हुआ? फरवरी 1917 में 1917 में फरवरी 1917 में फरवरी के महीने में क्या हुआ? राजशाही शासन का अंत हो गया, और वहाँ पे समाजवादियों का कब्जा हो गया, और इसे ही क्या कहा गया? अक्टूबर की क्रांति। क्योंकि यह घटना कब घटी? 1917 में। यह घटना कब घटी? फरवरी में घटी, इसलिए इसे क्या कहा गया? 1917 में यह फरवरी के महीने में यह घटना घटी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है रूसी साम्राज्य 1914। मतलब ये कि 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उस समय रूस का साम्राज्य कैसे था, यानी कि कैसा था। तो जब 1914 में रूस का जो साम्राज्य था, उस पर जो शासन था जार निकोलस द्वितीय का। उस पर शासन कौन कर रहा था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उस समय रूसी साम्राज्य का जो शासक था, जार निकोलस द्वितीय था। उसने क्या किया? उसने मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्रों के अलावा, जो आज का फिनलैंड है, और फिनलैंड के अलावा लिथुआनिया था, एस्टोनिया था, पोलैंड था, यूक्रेन व बेलारूस, उसके हिस्से किसके अधीन थे? रूस के साम्राज्य के अधीन थे। यानी कि इस सभी राज्यों के जो हिस्से थे वो रूस के अधीन थे, और यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में भी ये साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि रूस में एक जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उससे जो उपजी हुई शाखा थी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत के लोग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में मानते थे। मैं अब चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो चित्र है, इसमें जो रूसी साम्राज्य है, यही है रूसी साम्राज्य। अब इस रूसी साम्राज्य का जो हिस्सा था, उसमें कुछ हिस्सा पोलैंड का भी था, कुछ हिस्सा यूक्रेन का था, कुछ लिथुआनिया का था, कुछ हिस्सा एस्टोनिया का था, कुछ बेलारूस का था। तो ये सभी मिल के क्या बने थे? रूसी साम्राज्य में ये सभी लोग शामिल थे। यानी कि इतना बड़ा रूस जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा हुआ था। किसके वजह से? क्योंकि इतने जो राज्य थे, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, इस पे इन्होंने अधिकार किया था, और इनके कुछ हिस्से पे इनका अधिकार था, इसलिए इतना बड़ा रूस का साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस तरह से रूस में जो साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक लोग थे और प्रोटेस्टेंट लोग थे, इसके अलावा मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो जो क्योंकि रूसी साम्राज्य सिर्फ यूरोप के हिस्से पे अधिकार नहीं किए हुए था, बल्कि एशिया के कुछ हिस्से में भी उसका साम्राज्य का विस्तार था। तो
यूरोप के जो हिस्से में विस्तार था उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, जबकि जो हिस्सा एशिया में शामिल था रूस का, उसमें मुस्लिम और बौद्ध लोग भी शामिल थे। तो इस तरह से रूस का साम्राज्य यूरोप के साथ साथ एशिया में भी फैला हुआ था। अब दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था और समाज। क्योंकि रूस एक गरीब देश था, उस समय रूस पिछड़ा हुआ था, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, 1917 यानी कि विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। उस दौरान 20वीं सदी में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोग किसान थे। लगभग कितने लोग खेती पे जो निर्भर थे, वे कितने परसेंट लोग थे, खेती पे जो निर्भर करने वाले थे वे 85% लोग। 20वीं सदी में 85% लोग खेती पर निर्भर थे, और यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। यानी कि अन्य देशों में ज़्यादा औद्योगिक क्रांति उस समय स्टार्ट हो गई थी, तो लोग शहरों में चले गए थे, काम धंधे कर रहे थे, कारखानों में काम करते थे, उनकी आजीविका शहरों में होती थी। जबकि लेकिन रूस में 85% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा था। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर करने वाले जो लोग थे, फ्रांस जर्मनी में कितने परसेंट थे, 40 से 50%। फ्रांस और जर्मनी में खेती पे जो निर्भर थे वो 40 से 50% के ही आसपास थे, जबकि रूस में कितने परसेंट थे, 85% लोग खेती पर निर्भर करते थे। इसके अलावा रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। ज़रूरतों यानी कि ज़रूरतों का मतलब खाने पीने के जो खाद्यान्न जो फसलें होती हैं, उसके अलावा बाजार में जो बेचने वाली फसलें होती हैं उसको भी वे पैदा करते थे। क्योंकि रूस उस समय का बहुत बड़ा निर्यातक था, रूस अन्य देशों में अपनी फसलों को ले जाकर बेचता था, क्योंकि रूस में बहुत अधिक फसलें पैदा होती थी। क्योंकि 85% जनसंख्या क्या करती थी, 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। उद्योग धंधे रूस में बहुत ही कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। जो रूस के औद्योगिक क्षेत्र फैला हुआ था वो कहाँ पे था, सेंट पीटर्सबर्ग में, और रूस की राजधानी जो थी मॉस्को, वहाँ पे ज़्यादा औद्योगिक धंधे थे। लेकिन ज़्यादातर कारीगर वहाँ पे काम करते थे, उत्पादन का ही काम करते थे, और कारीगर क्या करते थे, वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखानों में भी मौजूद थे। तो उन जो कारीगर थे वे बड़े बड़े कारखानों में वे काम करते थे। बहुत सारे कारखाने जो थे वे कब चालू हुए थे, 1890 के दशक में। यानी कि जब 19वीं सदी समाप्त होने वाली थी, 1890 के दशक में वे सारे कारखाने खुले थे, और रूस का जो रेल नेटवर्क था उसको भी क्या किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था, ताकि उन सामानों को, उन उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाया जा सके। इसके साथ साथ जो रूस में कोयला का उत्पादन था वो दुगुना, और स्टील उत्पादन 4 गुना वृद्धि हुई थी। इन निवेशों के चलते, यानी कि उस दौरान रूस में विदेशी निवेश चालू हो गए। विदेशी निवेश चालू होने के कारण रूस में कोयला का उत्पादन बढ़ गया, 2 गुना हो गया, और स्टील का उत्पादन 4 गुना हो गया। और 1900 के आसपास क्या हुआ, 1900 के आसपास इलाकों में, रूस के इलाकों में कारीगर और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। यानी कि जितने कारीगर थे, कारीगर और कारखाने, जितने कारीगर थे उतने ही कारखाने रूस में, यानी कि कारखानों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। ज़्यादातर कारखाने क्या थे, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। यानी कि जो उद्योगपति थे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा था वे ही कारखाने खोलते थे, और मजदूरों को वेतन कम मिलता था। क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वे क्या करते थे, जो उद्योगपति लोग थे अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों से ज़्यादा काम करवाते थे, ज़्यादा घंटे काम करवाते थे, और वेतन बहुत ही कम देते थे। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, ताकि मजदूरों का शोषण न हो पाए। इसलिए सरकारी विभाग के लोग उन पर एक नज़र रखते थे, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब था। यानी कि जो इंस्पेक्टर को फैक्ट्री की देखरेख के लिए मतलब कि रखा गया था, वो भी क्या उसको उन शोषणों को रोक पाने में असफल रहे थे। क्योंकि जो 15 घंटे का काम उनको, जो मजदूर लोग थे उनसे अधिकतम 15 घंटे या उससे ज़्यादा का भी काम ले लिया जाता था,
जबकि 10 से 12 घंटे में वे पालियों में काम करते थे। 10 से 12 घंटे में कारखानों में लोग पालियों में काम करते थे और अधिकतम 15 घंटों तक उनसे काम ले लिया जाता था। तो सामाजिक स्तर पर जो मजदूर थे वे बट गए थे। कुछ मजदूर क्या करते थे, अपने मूल गाँवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे जो मजदूर थे वे अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। बहुत सारे मजदूर थे वे गांव से संबंध था, वे शहरों में काम करते थे, पुनः गांव में चले जाते थे। लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो शहरों में ही आकर वे बस गए और अपनी योग्यता और दक्षता के स्तर पे उनमें काफ़ी फर्क था। जो सेंट पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर थे उनमें किसी ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, उनके काम से ज़्यादा प्रशिक्षण निपुणता की ज़रूरत थी। तो इस तरह से जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी, हम ये कह सकते हैं कि वो कृषि पर आधारित थी और कृषि पर आधारित होने के कारण जो अधिकतम निर्यात जो होता था वो फ्रांस से ही किया जाता था। और क्योंकि विदेशी निवेश रूस में आया, जिससे उनका कोयले का उत्पादन 2 गुना बढ़ गया और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। और इसी दौरान क्या हुआ, 1896-97 में 1896-97 में क्या हुआ, 1896-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में हड़तालें स्टार्ट हो गई। 1896-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में क्या किया गया, हड़तालें शुरू हो गई। इसका कारण क्या था कि क्योंकि उन्हें नौकरी से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मालिकों ने, जो उद्योगपति लोग थे, वे उन्हें नौकरी से निकाल देते थे। कुछ विभेदों के कारण उन्हें नौकरी से निकाल देते थे, जिसके कारण क्या हुआ, 1896-97 में कपड़ा उद्योगों में और 1902 में धातु उद्योग में क्या हुआ, हड़तालें स्टार्ट हो गई। तो देहात के जो ज़मीन के किसान लोग खेती करते थे, देहात में गांव में खेती करते थे, वे विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। जो गांव में लोग खेती करते थे उस पर चर्च का और वहाँ के सामंतों का और राजशाही शासन का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, खेती करते थे, लेकिन वह मजदूरों की तरह उन्हें काम उस खेतों में करना पड़ता था। और धार्मिक, जो बहुत सारे किसान धार्मिक स्वभाव के थे, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। वे क्या करते थे, सामंतों का, नवाबों का सम्मान भी नहीं करते थे। उसी दौरान जो लोकप्रियता की वजह से जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के में क्या हुआ, लोकप्रियता जार की बढ़ रही थी, जिसके कारण उनकी निष्ठा और सेवाओं में, यानी कि वो राजा के प्रति निष्ठावान नहीं थे, लेकिन जार के प्रति, क्योंकि जार की लोकप्रियता शुरू में बढ़ी हुई थी, तो वो राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा रूस के जो किसान थे वे चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया, क्योंकि नवाबों के पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी। तो किसान चाहते थे कि वो ज़मीन किसको दे दी जाए, जिनके पास ज़मीन न हो, जिन किसानों के पास ज़मीन न हो उन्हें दे दिया जाए। और उनसे, क्योंकि वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदार की हत्या भी की जा चुकी थी, ज़मींदारों की हत्या, क्योंकि ज़मींदारों के पास काफ़ी ज़मीन थी और वे ऊपर से किसानों का शोषण भी करते थे। तो इसी वजह से उनकी हत्या कई जगह पे देखी गई कि उनकी हत्या भी की गई। और 1902 ईस्वी में क्या हुआ, दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बहुत पैमाने पर घटी। 1902 में इस तरह से जमींदारों की हत्या काफ़ी पैमाने पे की गई। और 1905 ईस्वी में तो पूरे रूस में ये इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनकी हत्याएं कर दी गई। ज़मीनें किनके पास होती थी, सामंतों के पास, कुलीनों के पास और जमींदारों के पास। इस प्रकार की घटनाएं रूस में देखी जाने लगी। अब अगला पॉइंट क्या है, रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद। तो 1914 में रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। तो मार्क्स के विचार क्या थे, मार्क्स के विचार जो मानने वाले लोग थे, उन समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया। 1898 ईस्वी में समाजवादियों ने किस पार्टी का गठन किया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, जिसे क्या कहा जाता था, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो इस पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था और मजदूरों को संगठित किया जाता था ताकि हड़ताल आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। यानी कि जो हड़ताल अगर मजदूरों को करना है तो इस कार्यक्रम के दौरान, इस संगठन के दौरान ही हड़ताल करना होता था।
जो कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। तो इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। मतलब कि जब रूस में क्रांति होगी तो उसमें मजदूरों के जगह पे क्रांति का मुख्य आधार कौन होगा? किसान लोग मुख्य आधार होंगे। इसी दौरान सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहते हैं, इसका गठन किया गया। कब किया गया? सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांति पार्टी का रूस में गठन किया गया। इस पार्टी में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की। मतलब कि इस पार्टी का जब गठन किया गया तो इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। यानी कि सामंतों ने जो किसानों की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं उनको किसानों को दे दी जाए। लेकिन उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। इस संगठन ने तो किसानों के लिए मांग की कि उनको ज़मीन लौटा दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मानते थे कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे लेकिन कुछ बहुत ही अमीर थे, कुछ गरीब थे और कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ बहुत ही पूंजीपति थे यानी कि बहुत ही धनवान थे, और कुछ तो नौकरों की तरह खेती भी करते थे। इनमें आपसी विभेद था यानी कि आपसी मतभेद था, और सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि मतभेद होने के कारण, आपसी संघर्ष होने के कारण वे एक साथ समाजवादी आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो ये था रूस में समाजवाद। अगला पॉइंट क्या है? उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। तो जो रूस में 1905 की क्रांति थी, तो उस समय का जो शासन था वो निरंकुश शासन था। 1905 की जो क्रांति हुई थी वो उस समय का जो शासन था वो कैसा शासन था? निरंकुश शासन था। तो 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना की। इन्होंने उदारवादियों ने 1905 ईस्वी में उदारवादियों ने संविधान की रचना की और सोशल डेमोक्रेट समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। और इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान एक घटना घटी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना कब घटी? 1905 ईस्वी में ही घटी। ये घटना किन कारणों से घटी थी? ये जो घटना घटी थी क्योंकि एक जो सेंट पीटर्सबर्ग, उसमें जो मजदूर थे 1,10,000 से ज़्यादा। सेंट पीटर्सबर्ग में जो मजदूर काम करते थे 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। तो उनसे जो घंटा था वो क्या किए गए? उन मजदूरों से घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग की। इन 1,10,000 सैनिकों ने सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों ने 1,10,000 मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में जो घंटे उनसे ज़्यादा घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम लिए जाते थे उनसे उन्होंने घटाकर उसे कितना करने के लिए कहा? 8 घंटे करने के लिए कहा। वेतन में वृद्धि की मांग की, वेतन बढ़ाने के लिए कहा, और हड़ताल पर, ये सब कहते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी जो गैपान थे, उस समय के जो पादरी थे गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जहाँ पे जो रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय जहाँ पे रहते थे, उनका जो महल था जिसे क्या कहते थे? विंटर पैलेस। तो वहाँ पे वे पहुँचे मजदूरों के नेतृत्व में, पादरी गैपान वहाँ पहुँचे तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। उनके पहुँचते ही उन्होंने हमला बोल दिया, और इस हमले में कितने लोग मारे गए? लगभग 100 लोग मारे गए, 100 मजदूर मारे गए और 300 के आसपास घायल हुए। 100 मजदूर मारे गए और 300 के आसपास घायल हुए। तो इतिहास में यही घटना, इसीलिए इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना गया, क्योंकि ये जो घटना घटी थी किस दिन घटी थी? रविवार के दिन घटी थी, इसलिए इसे खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। और यह कब घटी थी?
1905 ईस्वी में घटी थी। तो जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, इसके बाद जब विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की, यानी कि एक नए संगठन की स्थापना की। तो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित परामर्शदाता ये संसद या ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी, यानी कि जो इनका आंदोलन हुआ तो जो जार निकोलस था उस समय का शासक, उसने संसद की सहमति दे दी कि रूस में संसद बनाया जाएगी, जिसका क्योंकि रूसी संसद को क्या नाम दिया गया था, रूसी संसद को हम ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। तो राजा ने ड्यूमा यानी कि संसद की मांग को स्वीकार कर लिया, उसने कह दिया कि संसद रूस में बनाई जाए, उसने अपना सहमति दे दी। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ और यूनियनें अधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो इस दौरान जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। जो ड्यूमा बनाई गई, संसद बनाई गई, तो जार क्योंकि उस समय भी शक्तिशाली था, उसने पहली जो ड्यूमा बनाई गई, पहली संसद, उसको 75 दिन के अंदर समाप्त कर दिया और दूसरी ड्यूमा को, दूसरी संसद को 3 महीने के अंदर ही क्या किया, समाप्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया। फिर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी जो राजनेता थे उनको भर डाला, रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपराओं को मानने वालों को भर दिया और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया ताकि जो राजतंत्र है वो अच्छे से चल सके। इसलिए उसने क्या किया, उदारवादियों को बाहर कर दिया और रूढ़िवादियों को उस ड्यूमा में डाल दिया ताकि वह उसकी बातों के हिसाब से जो संसद था उस पर राजा का प्रभाव बना रहे। अब लास्ट पॉइंट है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय रूस का साम्राज्य कैसा था। देखिए, जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, जो विश्व युद्ध हुआ वो चालू किस लिए हुआ था, ऑस्ट्रिया वियना के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी को लेकर जो विश्व युद्ध था वो चालू हो गया क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था उस पर जर्मनी का बाद में अधिकार था, जर्मनी के साम्राज्य में शामिल था। जब ऐसे उसकी हत्या की गई उससे युवराज की, तो जर्मनी ने हत्या करने वालों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी तरह से धीरे धीरे विश्व युद्ध चालू हो गया। विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो उसमें 2 गुट बन गए थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, 2 गुट बने थे। एक गुट को क्या नाम दिया गया था, मित्र राष्ट्र, और जो दूसरा गुट था उसका क्या नाम था, धुरी राष्ट्र। तो विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ उसमें 2 गुट बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो जो धुरी राष्ट्र था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। जबकि जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, मुख्य देश कौन कौन से मित्र राष्ट्र में, फ्रांस था मित्र राष्ट्र में, इंग्लैंड था, रूस था। जबकि जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी के साथ इटली भी धुरी राष्ट्र में शामिल था, ये सब धुरी राष्ट्र के हिस्से थे। जापान भी धुरी राष्ट्र में शामिल था। जबकि मित्र राष्ट्र में रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, ये मुख्य देश थे जो मित्र राष्ट्र में शामिल। तो जब विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप जो था 2 भागों में बट गया था। तो इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। यूरोप में तो ये युद्ध हुआ मुख्य रूप से, तो ये है यूरोप का युद्ध था, लेकिन ये धीरे धीरे विश्व में भी फैल गया। अमेरिका ने भी इसमें हिस्सा लिया, जापान ने भी इसमें हिस्सा लिया, इसलिए इसे भारतीय सैनिक भी इस युद्ध में शामिल हुए थे, इसलिए इसे विश्व युद्ध का नाम
दिया गया। इस युद्ध में क्या हुआ, शुरू शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, यानी कि जर्मनी की विरोध रूस में बढ़ने लगी, क्योंकि रूस की जनता विश्व युद्ध का जो कारण था वो जर्मनी को ही मानती थी, इसलिए जर्मनी की विरोध रूस में बढ़ने लगी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो जर्मनी का नाम था, जर्मनी शब्द था, इसलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया, पेट्रोग्राड। कौन सा नाम रखा, पेट्रोग्राद, ये रसियन नाम था, तो इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया गया। जरीना जो जार की पत्नी थी, उन्हें एलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने के कारण घटिया सलाहकार, खासतौर पर रास्पुतिन नाम के एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पूर्वी मोर्चे पर तो लड़ाई चल रही थी, पश्चिमी मोर्चे पे लड़ाई भिन्न थी, यानी कि पूर्वी लड़ाई जो पूर्वी मोर्चे पे चल रही थी और पश्चिमी मोर्चे पे जो चल रही थी, दोनों में भिन्नताएं पाई गई। इस मोर्चे से बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। जो पूर्वी मोर्चा था उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए और जो रूस की सेना थी उनका मनोबल तोड़ दिया। इस सैनिकों की मौत ने रूस के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। तो 1914 से 16 के बीच क्या हुआ, जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, यानी कि शुरू शुरू में 1914 से 16 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रूस के सैनिक थे उन काफ़ी सैनिक मार दिए गए और रूस की सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1917 तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। और रूस की सैनिक क्योंकि पीछे जब हटती थी तो उनकी जो फसलें थी, वो इमारतें थी, उसको भी नष्ट कर डाला गया था ताकि दुश्मन की सेनाएं वहाँ टिक न सकें। और फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, इमारतों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी कि रूस में शरण लेने के लिए 30 लाख लोग रूस में इकट्ठा हो गए। इन हालातों से क्या हुआ, सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अभी वे लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो युद्ध था वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। 1914 से 1919 तक चला, 5 वर्षों तक। तो काफ़ी दिनों तक युद्ध होने के कारण ये जो सैनिक थे वे भी तंग आ चुके थे और देश की जनता भी तंग आ चुकी थी, क्योंकि उनकी फसल भी बर्बाद हो रहे थे और इमारतें भी नष्ट हो रही थी। आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे क्या बद से बदतर होती चली जा रही थी। इन युद्धों से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, उद्योग धंधे भी बंद हो गए, आपूर्ति भी बंद हो गई, जिससे क्या हुआ, जो विदेशी सामान आते थे वे भी उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। और विदेशी सामानों पे जर्मनी का कब्जा, जिन रास्तों से सामान आते थे उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1916 तक रेलवे लाइन भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंका जाता था, जो जिनकी सेहत अच्छी होती थी उन्हें युद्ध में डाल दिया जाता था, चाहे वो सैनिक हो या न हो। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। जो देश में अनाज थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कहाँ भेजा गया, सैनिकों के लिए जो युद्ध में लड़ रहे थे। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत होने लगी, क्योंकि एक तो व्यापार बंद हो गया था, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ नहीं रहा था, और ऊपर से जो अनाज थे वो सैनिकों के पास भेजे जा रहे थे ताकि वे युद्ध में लड़ सके अच्छी तरह से। तो देश में अनाज की किल्लत हो गई। और 1916 की सर्दियों में क्या हुआ, रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। रोटी की दुकानें, क्योंकि जब अनाज की किल्लत हुई तो वहाँ के निवासी जो नागरिक थे, जो आम आदमी था, जो नौकर था, जो मजदूर था, जो कृषक था, जब वे भूखे रहने लगे तो उन्होंने क्या किया, रोटी की दुकानों को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस दौरान विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए, फसलों की हानि हुई और इमारतें नष्ट हुई। तो इस तरह से रूस की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। तो रूसी साम्राज्य पे जो विश्व युद्ध था उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसको सुधारने में काफ़ी वक्त लग गया। तो ये था आज का टॉपिक, रूसी क्रांति। आई होप आपको ये दूसरा भाग जो था दूसरे अभ्यास का रूसी क्रांति समझ में आया होगा। तो होमवर्क जब दिया जाए तो होमवर्क करते रहिए, और जो
याद करने वाला पॉइंट हो उसको याद करते रहिए, मुख्य जो पॉइंट हो उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, याद करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।